So, hello everybody, myself Sujal Rohit, currently a first year MBBS student at MGMMC Indore. So, yeah, guys, I'm back with a new video and the new chapter cell cycle and cell division. So, guys, सबसे पहले तो मैं आज तुम लोगों को बता देता हूँ कि तुम लोग को इस नोट्स को रिवाइज कैसे करना है। तो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि इसको रिवाइज किस तरह से करना है, तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। बस 1 मिनट लूँगा यहाँ पे गाइस, और माफ़ करना पिछली बार वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो उस वीडियो में तुम लोग को करना क्या है, देखो बस तुम्हें एक बार उसका लेक्चर देखना है, ठीक है। जितना भी जो मैंने नोट्स पे लिखा था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी थी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी उसके अंदर मैंने, ठीक है। अगर तुम्हें वो याद रह गया तो मतलब तुम्हें 99% क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे चैप्टर से, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक पेज लेना है और तुम्हें उस पेज पे सब कुछ वैसे तरह से लिखना है जैसे मैं तुम्हें लिख के बताया था, ठीक है। उसको तुम्हें कुछ नहीं करना है। डेली जब तुम सुबह उठते हो ना, मॉर्निंग में उठते हो ना, तो कोशिश करो कि 15 मिनट्स में उसको रिवाइज़ कर लूँ, या मैं तो कह रहा 10 मिनट में रिवाइज़ कर लूँ। बस तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट है। उस दिन के तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट है, उस चैप्टर की तुमने हर डिटेल कवर कर ली है। तो मजाक नहीं कर रहे हो, तुमने चैप्टर की हर डिटेल कवर कर ली है, ठीक है। समरी हो गया या कुछ हो गया, मतलब अब तुम जाके उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान लगा सकते हो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो ये तुम्हारा जल्दी कवर हो जाएगा, उससे रिवीजन का टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा उससे, ताकि तुम चाहो ना तो एग्जाम के एक दिन पहले पूरे बायोलॉजी के चैप्टर दोबारा से याद कर सकते हो इसकी मदद से, इस शॉर्ट नोट्स की मदद से मैंने बना के दिए तुम लोगों को। हालांकि शॉर्ट नोट्स कहना इनको गलत होगा, बिकॉज में एक्चुअल में इसमें हर कंटेंट ही है इसके अंदर, तो पूरा कंटेंट दिया है मैंने। तो अगर तुम लोग कर ले तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा इस, ठीक है। बाकी करने वाले कर ले जाएंगे यार। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट गाइस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये रही एक सेल, ठीक है। ये सेल के अंदर की ऑर्गेनल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये यार हो गया, ठीक है। और इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या है, एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जब सेल माइटोसिस करने जाती है तो उस माइटोसिस करने से पहले सेल के पास जो क्रोमोसोम रहता है उसमें एक क्रोमेटिड होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सेल साइकिल क्या होती है। तो ये पेरेंट सेल है, ठीक है। इसके पास एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है। इंटरफेस में जाएगी ये, इंटरफेस में जाके क्या करेगी ये, इंटरफेस में 3 पार्ट हो तुम्हारे, G1 SG2, ठीक है। सेल ऑर्गेनल सिंथेसिस होता है G1 के अंदर, S के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, G2 के अंदर भी सेल ऑर्गेनल की सिंथेसिस होती है। ये बन गया तुम्हारा क्या, इंटरफेस के बाद जो तुम्हारा सेल होता है कुछ ऐसा दिखता है। क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया, कंटेंट ऑफ साइटोप्लाज्म का डबल हो चुका है, ठीक है। बिकॉज साइटोप्लाज्म ये सेल ऑर्गेनल से डबल हो चुके हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में डीएनए डबल हो चुका है, क्रोमेटिड डबल हो चुकी है, देख रहे हो। तब 2 क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम बन चुका है, मतलब 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो चुके हैं इसमें। एनसीईआरटी बोलती है कि सेल ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूअस इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, मतलब साइटोप्लाज्म जो बढ़ता है ना, ये साइटोप्लाज्म का जो बढ़ना होता है ये एकदम से ही बढ़ जाता, मतलब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या होता है, बढ़ता जा रहा है साइटोप्लाज्म, है ना, धीरे धीरे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का एक लाइन लिखती है कि रेप्लिकेटेड डीएनए, जो है रेप्लिकेट हुआ है डीएनए, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर न्यूक्लियाई में बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स, और ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जेनेटिक कंट्रोल यानी कि जीन के कंट्रोल में होते हैं, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आता है हमारा एम फेज, जिसके अंदर फाइनली सेल क्या करती है, डिवाइड कर जाती है, ठीक है। और ये रिजेंबल करती है टू पेरेंट सेल, कैसे रिजेंबल करती है, डॉटर सेल रिजेंबल टू पेरेंट सेल। इसके अंदर भी एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, ठीक है। सो अब जो स्टार्ट करते हैं इस सेल साइकिल एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। सो सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल, तो मैं ये एनसीईआरटी की डिटेल्स, एनसीईआरटी की हेड लेके आया हूँ डेफिनेशन, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूज करती हैं कुछ जगह पे, तो बता देता हूँ। दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट करती है अपने जीनोम को, है ना, सिंथेसिस करती है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि अलग अदर ऑर्गेनेल्स को सिंथेसिस करती है और डिवाइड कर जाती है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो सेल साइकिल बनता है किससे, इंटरफेस से और एम वेव से मिलकर बनता है सेल साइकिल, ठीक है। अगर तुम समरी की डेफिनेशन पे जाओगे तो समरी बोलती है क्या, कि सेल साइकिल वो स्टेजेस होती हैं थ्रू विच अ सेल पास करता है फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट डिवीजन, ठीक है। समझ सकते हो, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए लिख के लाया हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम आते हैं क्या, फेजेस ऑफ सेल साइकिल के। सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं, इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस क्या होता है, 2 माइटोसिस या 2 एम फेज, सक्सेसिव एम फेज के बीच में होता है इंटरफेस, ठीक है। और एम फेज क्या होता है, एम फेज स्टार्ट होता है किससे, न्यूक्लियर डिवीजन से, जिसे हम कैरोकाइनेसिस बोलते हैं, मतलब सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है। और एंड होता है विद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, लोग समझते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अलग है, नहीं, वो एम फेज का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब ड्यूरेशन पे आ जाओ, ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन क्या होती है, वेरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल क्या है, ईस्ट के अंदर 90 मिनट की सेल साइकिल होती है ईस्ट के अंदर, ठीक है। इंटरफेस क्या करता है, मोर देन 95% टाइम लेता है, और एम फेज क्या होता है, लेस देन 5% टाइम लेता है, ठीक है। ये इंटरफेस में सेल डिवाइड नहीं करती है, एम फेज में सेल डिवाइड करती है, लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होता है। तो ह्यूमन सेल क्या डिवाइड करती है हर 24 घंटे में, तो 23 घंटा उसको इंटरफेस में लगता है और 1 घंटा उसे एम फेज में लगता है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, गई हम स्टार्ट करते हैं क्या इसे,
इंटरफेस से स्टार्ट करते हैं। भाई इंटरफेस से स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी कुछ बोलती है कि इंटरफेस में टाइम किस तरह से लगता है, देख सकते हो तुम G1S G2, याद रखना ये टाइम कभी कभी कोई टेस्ट सीरीज में आ जाता है गाइस, ठीक है। अब एक पॉइंट और एनसीईआरटी बोलती है कि ये रहा एक इंटरफेस, ठीक है, और ये रहा एक एम फेस, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरफेस शुरू हो जाएगा, है ना, दोबारा से इंटरफेस शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होती है, कुछ सेल होती है क्या होती है G1 फेज को जो एग्जिट कर देती हैं, मतलब वो सेल साइकिल से ही बाहर चली जाती है ना, सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है ना, मतलब वो डिवाइड नहीं करेंगी। डिवाइड करने के लिए उन्हें सेल साइकिल बनाना पड़ेगा, वो डिवाइड नहीं करेंगी। तो कब तक नहीं करेंगी, अनलेस दे कॉल्ड ऑन टू डू सो, मतलब जब तक उन्हें बुलाया ना जाए सेल डिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो एंटर कर वो सेल G1 फेज से एग्जिट कर जाती है, कहाँ चले जाते हैं G0 फेज के अंदर। इसी फेज को हम बोलते हैं इनएक्टिव फेज या क्वेसेंट स्टेज कहते हैं इसको। इस पर इसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, सेल एंटर करती है G0 में परमानेंटली। उसका एग्जांपल क्या है, हार्ट सेल, मतलब अब वो कभी डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे हार्ट सेल कभी डिवाइड नहीं करती, ठीक है। अगर सेल एंटर करती है G0 में, टेम्परेली एंटर करती है, तो अगर कि डिवाइड करती है, वो कभी कभी डिवाइड करती है टू रिप्लेस द इंजर्ड सेल, बाकी टाइम वो G0 में ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया G0 फेज तुम्हारा, ठीक है। इसके अंदर पूरी कवर एनसीईआरटी। अब इंटरफेस क्या है आते हैं, इंटरफेस क्या होता है, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में होता है, ये रेस्टिंग फेज होता है। इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करती, बट सेल क्या होता है, सिंथेसाइज करती है मटेरियल्स को, है ना, एम फेज के लिए। तो इसको मोस्ट एक्टिव फेज भी कहते हैं, बिकॉज बहुत काम चल रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। अब एनसीईआरटी बोलती है कि ये रहा एक इनिशियल सेल, है ना। तो इनिशियल सेल के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए को एनसीईआरटी 2C से रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी एक क्रोमेटेड वाला एक क्रोमोसोम है, मतलब एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो ये से 4 क्रोमोसोम मैंने लिए हैं, ठीक है। अब ये इंटरफेस है। अब इंटरफेस में आते हैं हम G1 पे आते हैं। तो G1 को क्या बोलती है, इसके अंदर सेल क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, और इसको प्री सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसमें मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल का सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इसमें डबल हो जाता है, ठीक है। G1 के अंदर 2 सेंट्रोल इसके अंदर होते हैं, ठीक है, इस टाइम पे G1 के अंदर। इसमें क्रोमोसोम 4 है ना, अभी जो 4 क्रोमोसोम मैंने बनाए थे, क्रोमेटिड में 1 है, डीएनए का अमाउंट 2C है। एस फेज, इसके अंदर क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। 4 सेंट्रियोल इसके अंदर हो जाएंगे, बिकॉज सेंट्रोल का डुप्लीकेशन हो चुका है, क्रोमोसोम 4 है, क्रोमेटेड 2 ही हैं, पर डीएनए 4C हो चुका है, ठीक है। अब G2 में आते हैं। G2 को पोस्ट सिंथेसिस फेज कहते हैं। ये फेज होता है बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन का फेज हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन, और यहाँ पे जो सेल डिवीजन एम फेज आएगा उसके बीच में होता है कौन, G2, ठीक है, ऐसे याद रखना। इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी का सिंथेसिस हो जाता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इस फेज के अंदर, याद रखना। एनसीईआरटी नाम नहीं लिखती पर बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनते हैं। क्रोमोसोम इससे भी 4 हैं, क्रोमेटेड 2 हो चुके हैं, और डीएनए 4C है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने के लिए, कि अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम है, तो G1 में भी क्या रहेंगे, 10 ही रहेंगे, एस में भी 10 ही रहेंगे, G2 में भी 10 ही रहेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर चेंज नहीं आएगा, पर क्रोमेटेड के अंदर चेंज आ चुका है। कहाँ से, एस के बाद में क्रोमेटेड तुम्हारे क्या होंगे, 2 क्रोमेटेड आएंगे, ठीक है। वहाँ डीएनए डबल हो चुका है। क्रोमोसोम में एक्चुअल चेंज कब आएगा, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं है, क्रोमोसोम में डबल कब होते हैं, एनाफेज के अंदर डबल होते हैं, ठीक है। सो याद रखना यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन लिखा है क्या, एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस होती है सिर्फ डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स के अंदर, बट एक्सेप्शन है इसका, मेल हनी बी, जिसे हम ड्रोन कहते हैं, क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेल हनी बी क्या होता है, ये हैप्लॉइड होता है, ड्रोन जो होता है, पर वो डिवाइड करता है माइटोसिस से, तो ये एक एक्सेप्शन है। प्लांट्स तो दोनों ही कर सकते हैं, प्लांट्स एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है क्या, प्लांट्स माइटोटिक डिवीजन शो कर सकते हैं दोनों में, हैप्लॉइड में भी और डिप्लॉइड के अंदर, दोनों में करते हैं, ठीक है। एल्गी वाले प्लांट किंगडम हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। आ जाओ गाइस, अब शुरू करते हैं एक्चुअल हमारा चैप्टर। तो एम फेज, तो एनसीईआरटी बोलती है सेल डिवीजन क्या होती है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है, मतलब चलती रहती है, स्टैग्नेंट नहीं होती ना, चलती रहती है। तो एम फेज क्या होता है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, ड्रामा के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं। ये इन्वॉल्व करता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल, मतलब सेल के कंपोनेंट्स गायब होते हैं फिर वापस आते हैं। तो लगभग, वर्चुअली का मतलब क्या होता है, नियरली लगभग सारे ही कंपोनेंट्स जो सेल के हैं ना, वो जाते हैं, वापस आते हैं, हाँ, रीऑर्गेनाइज होते हैं, एक्चुअल उसका मतलब ये, ठीक है। एम फेज क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो एम फेज के अंदर क्या होती हैं, 4 स्टेज आती हैं, पी मैट, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनका टाइम याद रखना क्या, पीटीएम में आना, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, तुम्हें याद रहेगा, पीटीएम में आना। अब आते हैं प्रोफेज पे। तो प्रोफेज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है।
मैं डायग्राम एनसीईआरटी के लाया हूँ तो तुम लोग को आसानी होगी, ठीक है। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है, 4 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमेटिड है और डीएनए 4C है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, ईआर गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फाइनली गायब हो चुका है, फाइनली डिसअपीयर हो चुका है लेट प्रोफेज में। सेंट्रोसोम इसमें मूव करना स्टार्ट कर देंगे अपोजिट पोल पे, इसमें रीच कर जाएंगे अपोजिट पोल में। क्रोमोसोमल मटेरियल इसमें टैंगल है, देखो उलझा हुआ है ना आपस में, यहाँ पे कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम बनने लगे ना यहाँ पे, तो अनटेंगल हो चुके हैं यहाँ पे ना क्रोमोसोमल मटेरियल। अब यहाँ पे क्या है, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, इसके अंदर लेट प्रोफेज के अंदर क्या होते हैं, एस्टर्स आ जाते हैं। एस्टर्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूली होते हैं, हमने पढ़ा था ना। एस्टर्स क्या होते हैं, रेडिएटेड बाय द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल निकालता है, ये सेंट्रियोल निकालता है एस्टर्स को, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट होता है किसके अंदर, लेट प्रोफेज के अंदर। एनसीईआरटी लिखती है इसको, इंपॉर्टेंट है याद रखना। स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाते हैं लेट प्रोफेज में, वो खत्म होता है मेटाफेज में, ठीक है। अब याद रखना, माइटोटिक एपेरेटस किससे बनता है, 2 एस्टर्स, ये एस्टर्स आ गए, ये एस्टर्स हो गए, स्पिंडल फाइबर जो यहाँ से निकलेंगे क्रोमोसोम को पकड़ने के लिए, है ना, इनसे मिलके बनता है तुम्हारा माइटोटिक एपेरेटस, ठीक है। खत्म गई तुम्हारा। आ जाओ वही सब मेटाफेज पे आते हैं। तो मेटाफेज वो बोलता है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द मेटाफेज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब न्यूक्लियर एनवेलप पूरा गायब हो जाता है तब वो मेटाफेज शुरू हो जाता है। तो कंडेंसेशन इसमें कंप्लीट हो जाता है क्रोमोसोम का, है ना। तो इससे मैक्सिमम विजिबिलिटी होती है क्रोमोसोम के अंदर। इसी फेज के अंदर मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं क्रोमोसोम की, ना उनके नंबर और साइज को स्टडी कर सकते हैं। क्या लेके यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर में, हमने पढ़ा था कि ये सेंट्रोमियर था, है ना। यहाँ ये काइनेटोकोर प्रोटीन था, ठीक है, डिस्क शेप होता है ना। तो ऑल क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर, ऑल क्रोमोसोम लाई करते हैं कहाँ पे, इक्वेटर पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे, है ना। विथ 1 क्रोमोटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर। ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, कंफ्यूज करने वाली है, इसलिए मैं इसको लेके आ गया, इसको याद रख लेना लाइन को। तो उस काइनेटोकोर के थ्रू वो स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होगा, मतलब ये काइनेटोकोर, ये इसका काइनेटोकोर, ये स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होगा, ये काइनेटोकोर इस क्रोमेटिड का। एक और टर्म लिखते हैं, ठीक है, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज को हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं ना। मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज को कहते हैं। तो ये मेटाफेजिक प्लेट है भाई, ठीक है। अब एक और लिखा है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ था मेटाफेज के अंदर, मैंने बताया तुम लोग को अभी। ओके, सो अब आते हैं हम एनाफेज पे। एनाफेज के अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एनाफेज के अंदर को सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाते हैं। एनाफेज के स्टार्ट पे क्या होता है, ईच क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब एक्चुअल में उनका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, उसमें डबल हो जाते हैं, ठीक है। 8 हो चुके हैं ना। डीएनए क्या हो चुका है, डीएनए 4C रहा, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर एक्चुअल में कैसे बढ़े, बिकॉज डॉटर क्रोमेटेड है, उनके नंबर, डॉटर क्रोमेटेड जब स्प्लिट हो जाते हैं तो उनको हम डॉटर क्रोमोसोम बोल देते हैं, ठीक है। तो डॉटर क्रोमोसोम मूव करता है टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और इसके अंदर क्या आती है, 2 टर्म आती है। अब जो लीड कर रहा है ना, वो कौन, सेंटर में ऊपर जा रहा है, खींच रहा है उसके स्पिंडल फाइबर के थ्रू, के पीछे कौन जा रहा है, आर्म्स जा रही हैं क्रोमोसोम की, ट्रेलिंग बिहाइंड आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। अब एनाफेज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर हम क्रोमोसोम का शेप स्टडी कर सकते हैं, VLJI। टीलोफेज पे आते हैं। टीलोफेज के अंदर होता है क्रोमोसोम रीच कर जाता है, अपने पोल से पहुंच जाता है, ठीक है। डीकंडेंस हो जाता है, वो लूज कर देता है अपनी इंडिविजुअलिटी एज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब क्या, अभी अलग अलग क्रोमोसोम दिख रहे थे, अब वो अलग अलग नहीं, एक मिलजुल गए हैं आपस में, ठीक है। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देता है, ग्रुप में आके मिल गए हैं वो। इसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म हो जाता है, दोबारा बन जाते हैं इसके अंदर। न्यूक्लियर एनवेलप अराउंड क्रोमोसोम क्लस्टर टू फॉर्म न्यूक्लियर। न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है वापस से, है, ताकि 2 न्यूक्लियर बना सके। अब आते हैं हम गई इसके साइटोकाइनेसिस के ऊपर। ये मांग करता है एंडोसेल डिवीजन को। एनिमल सेल के अंदर कैसे होता है, फरो मेथड से होता है ना, फरो मेथड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये क्या होगा, ये एक प्लस ये सेल था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि किसकी बनती है, माइक्रोफिलामेंट की बनती है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, एक्टिन प्रोटीन है ना। तो ये फरो बनना शुरू हो गया, फरो डीपन होता है और सेंट्रोपिटल अंदर की तरफ घुसता जाता है और 2 सेल बन जाते हैं। तो ये होगा एनिमल्स में। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, खिंच नहीं सकती, इनएक्सटेंसिबल होती है ना। तो सेल प्लेट मेथड का इस्तेमाल होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि ये फ्रैग्मोप्लास्ट होता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी से रिलेटेड कुछ होता है, मैं तुम लोगों को डीप में लेके नहीं जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्म करता है सेल प्लेट को यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ये फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्म करने लगते हैं, क्या, सेल प्लेट का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेल प्लेट क्या होती है, एक्चुअली में प्रीकर्सर होती है मिडिल लेमेला, यही जाके आगे मिडिल लेमेला में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जैसे जैसे सेल प्लेट बनती है, साथ साथ में सेल वॉल ही बनती आती है,
है ना, बिकॉज ये तो मिडिल लेवल बन जाएगी। अब यहाँ सेल वॉल का फॉर्मेशन भी तो शुरू होना पड़ेगा साथ साथ में। तो एनसीईआरटी लिखती है कि सेल प्लेट के साथ साथ में सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होता है साथ साथ में ना। तो ये सेल प्लेट क्या होती है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल हो रहा है इसका मूवमेंट, ठीक है। ये देखो मिडिल लेमेला बन गई है, ठीक है। ये सेल वॉल ही बन गई, साथ साथ में सेल वॉल ही बन गई। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऑल्सो गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल्स। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, भूल जाते हैं लोग, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को याद हुआ ये तो। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन आई होती है इसकी वजह से, और इसी की वजह से सिंकाइटियम बनता है। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है। लिक्विड एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्लास 12 में पढ़ेंगे हम। सिग्निफिकेंस क्या होता है माइटोसिस का, इसकी वजह से डिप्लॉयड सेल का प्रोडक्शन हो पाता है, और जिसकी वजह से आइडेंटिकल जेनेटिक प्लॉइडी होती है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट करा पाता है ये मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म का। अब सेल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, सेल ग्रोथ डिस्टर्ब कर देता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो को, बिकॉज सेल जब ग्रो करता है तो साइटोप्लाज्म बढ़ता है ना। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो गया, उथल पुथल हो गया। अब सेल को डिवाइड करना पड़ता है टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, वरना कुछ ज़्यादा हो जाए कुछ कम हो जाएगा, है ना। रिपेयर का काम करता है माइटोसिस, ठीक। कहाँ पे, अब लोकेशन कहाँ पे, जहाँ एनिमल्स में कहाँ पे माइटोसिस होता है, जो स्किन की सेल्स है वो माइटोसिस करती हैं, है ना। गट वॉल की लाइनिंग होती है उसकी सेल्स क्या करती है, माइटोसिस करती हैं। हमारी जो ब्लड सेल्स है वो माइटोसिस करती हैं, है ना। प्लांट में कहाँ पे होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, वो डिवाइड करती हैं ओनली बाय माइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये टेस्ट सीरीज में आ चुका है कोचिंग्स के, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, यहाँ पे माइटोसिस होता है, ठीक है। अब आते हैं मियोसिस के ऊपर, ठीक है। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। गैमीट्स फॉर्म होते हैं मियोसिस के थ्रू, ये प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड फेज को प्रोड्यूस करता है मियोसिस, है ना। फर्टिलाइजेशन रिड्यूस कर देती है डिप्लॉइड फेज को, ठीक है। दोबारा से ये 46 क्रोमोसोम मियोसिस 1 हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, ये 2 सेल बन गए। अब इन 2 सेल में दोबारा से हुआ मियोसिस 2, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है क्रोमोसोम नंबर सेम, ये तुम्हारे 4 सेल हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, मियोसिस के अंदर न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है, बट क्रोमोसोम एक ही बार डिवाइड करता है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने बनाया है क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज के अंदर होगा, G2 G1 में कुछ रेप्लिकेशन नहीं होगा। फिर एम फेज में डिवाइड करेगा पहली बार, 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में इंटरकाइनेसिस आता है, ठीक है। फिर मियोसिस 2 आता है, तो यहाँ सेल फिर से डिवाइड करेंगे और 4 सेल बन जाएंगे। तो सेल का डिवीजन 2 बार हो चुका है। इंटरकाइनेसिस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की फेज होती है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है, इसमें सेंट्रल का रेप्लिकेशन होता है, बट डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख के लाया था, इसको तुम लोग समझना था कि डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस आर डिसिमिलर टू ईच अदर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपस में अलग अलग हो जाती हैं ना, सारी क्रोमोसोम, है ना। क्रॉसिंग ओवर की वजह से सब अलग अलग हो जाती हैं, बट वो डिसिमिलर होती हैं पेरेंट से, प्लॉइडी के अंदर, ठीक है। पेरेंट से भी डिसिमिलर होती हैं, एक दूसरे से भी डिसिमिलर होती हैं। पेरेंट से डिसिमिलर होती हैं बिकॉज पेरेंट 2n है और वो सेल्स हैप्लॉइड हो चुकी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, टेस्ट सीरीज में आता है, ठीक है। मियोसिस 1 शुरू करते हैं। तो ये मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 होता है, एनसीईआरटी उसे बोलती है, वो लॉन्गर होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू माइटोसिस के प्रोफेज से, है ना। इसके अंदर 5 फेज आती हैं। LGPDD, मैं तो ऐसे रखता हूँ LGPDD, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो लेप्टोटीन और जाइगोटीन एनसीईआरटी बोलती है शॉर्ट लिव्ड होती हैं, बाकी सारी फेजेस से ये दोनों शॉर्ट होती हैं। लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन को हम बुकेट स्टेज कहते हैं। ये 4 क्रोमोसोम तुम्हें दिख रहे होंगे, ये मैटरनल क्रोमोसोम बोल दिया मैंने, इसे पैटर्नल क्रोमोसोम बोल दिया। लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन कंटिन्यू होता है ना। क्रोमोसोम इसके अंदर बहुत लॉन्गेस्ट दिखते हैं और धीरे धीरे विजिबल होने लगते हैं इसके अंदर। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, मम्मी का पापा का, है ना, मिला के जो क्रोमोसोम उनकी पेयरिंग होती है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं साइनेप्सिस। तो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं बाइवेलेंट, या उसी को बोलते हैं टेट्राड। तो एक बाइवेलेंट का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम, यानी कि 4 क्रोमेटिड, और एक टेट्राड, ठीक है। तो टेट्राड क्या होता है, मोर इजीली विजिबल होता है पैकाइटीन में, तो टेट्राड वो यूज़ करेंगे हम पैकाइटीन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 क्रोमोसोम या 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ के रखता है कौन, एक प्रोटीन होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये होल्ड करता है दोनों क्रोमोसोम्स को। पैकाइटीन, पैकाइटीन के अंदर 4 क्रोमेटिड जो होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं, वो अलग अलग दिखते हैं, विजिबल दिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको टेट्राड वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे पैकाइटीन के अंदर ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में होता है क्या कि ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंजाइम ऐड किया, रिकॉम्बिनेज। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये उठ के यहाँ चला गया, और ये वाला पार्ट उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, उल्टा होके, तो इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल,
क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का ना, दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं आपस में, चेंजेस होते हैं ना। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है, साइट होती है वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर, है ना, ये साइट्स होती हैं जहाँ क्रॉसिंग ओवर अकर। अब क्रॉसिंग ओवर होता है किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये बहुत बार आ चुका है कॉस्ट टेस्ट नीट के अंदर, बहुत बहुत सारे PYQ है भाई, ये तुम क्या बोल दो उसको, बहुत PYQ है। तो रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है पैकेटिंग के एंड तक। डिप्लोटीन, पहली बात तो याद रखना, डिप्लो मतलब क्या, डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स, है ना। सो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ये पकड़ के रखता है साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स को। तो वो सेपरेट होते हैं एक्सेप्ट एक पॉइंट पे, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है उस पॉइंट को सेपरेट नहीं हो पाते ना कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से अलग अलग हो, ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ये वाला पार्ट यहाँ आ चुका है, ये आ चुका है, जहाँ सेपरेट हो रहे वाले होते हैं उस पॉइंट पे बन जाता है कियास्माटा, पॉइंट वे क्रॉसिंग ओवर अकर, एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है कियास्माटा, ठीक। और फाइनल क्या बोलते हैं, डायकाइनेसिस, फाइनल स्टेज होती है प्रोफेज 1 की, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोलते हैं। एक और पॉइंट क्या, ये डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स इन oocytes ऑफ वर्टिब्रेट, ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। काइनेसिस क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन होता है इसमें कियास्माटा का, स्पिंडल फाइबर इसमें असेंबल हो जाते हैं ताकि वो होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए ले जा सकें, बिकॉज प्रोफेज ही चल रहा है ना अभी। तो बस के एंड में क्या होता है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाते हैं, और अब हम शुरू करते हैं क्या क्या मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो इसमें क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम, यानी कि 2 क्रोमोसोम जो है ना जुड़े हुए हैं आपस में, तो वो अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे, है ना। इसकी वजह से डबल मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच करते हैं टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एनाफेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आता है क्या, नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, इसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता, इसमें सेग्रीगेशन होता है, और उसी को बोलते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब एनाफेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि एनाफेज 1 रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोसोम नंबर के रिडक्शन के लिए। अब आ जाते हैं टीलोफेज 1 पे। तो टीलोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस वापस आ जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम अनकॉइल कर जाते हैं, है ना, वापस बिखरने लगते हैं, बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेजिक न्यूक्लियस, वापस से क्रोमेटिन नहीं बन जाते। तो मियोसिस 2 क्या होती है, सेम होती है माइटोसिस के ऐसी, इसके अंदर स्टार्ट होता है मियोसिस 2, इमीडिएटली स्टार्ट कर जाती है साइटोकाइनेसिस के बाद। तो बिफोर क्रोमोसोम है फुल्ली इलोंगेटेड या डीकंडेंस, है ना, उसके पहले ही शुरू हो जाती है, क्रोमोसोम दोबारा से खुल पाते उसके पहले ही शुरू हो जाती है कौन, मियोसिस 2। तो अब प्रोफेज 2 में, मियोसिस 2 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, इसके एंड तक क्रोमोसोम वापस से सख्त हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट बन जाते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल अटैच कर देता है काइनेटोकोर से, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल अटैच करता है काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट तो में आ सकता है कि मेटाफेज 1 के लिए बोल रहा है कि 2 के लिए बोल रहा है, तो याद रखना सिस्टर क्रोमेटिड्स तो काय के लिए बचेंगी, जब एक ही क्रोमोसोम होगा उसी के लिए बचेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये कहलाती है ना। और होमोलोगस क्रोमोसोम कब के लिए बोलेगा, जब डबल मेटाफेजिक प्लेट होगी, है ना, एक यहाँ होगा एक ये होगा, डबल मेटाफेजिक क्रोमोसोम के लिए ना, होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए ये होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स के लिए ये होगा, ठीक है। एनाफेज 2 सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। अब क्रोमोसोम ये क्या है, क्रोमेटिड एक्चुअल में, क्रोमेटिड मूव करती है टू अपोजिट पोल, जैसी कोई डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं, मूव करते हैं अपोजिट पोल्स में, किसकी वजह से, बिकॉज शॉर्टनिंग हो जाती है, ये खींच रहा है यहाँ से खींच रहा है, तो ये शॉर्टनिंग, ये छोटे होते जाते हैं ना, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। यहाँ पे याद रखना शॉर्टनिंग की जगह एलोंगेशन लिख देते हैं वो लोग कभी कभी, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पे, यहाँ शॉर्टनिंग है। टीलोफेज 2 क्या होता है, अब 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम अगेन एनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवेलप, है ना, एक मैटरनल वाला ग्रुप हो गया और एक पैटर्नल वाला ग्रुप हो गया क्रोमोसोम का, अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो अगेन न्यूक्लियर एनवेलप से एनक्लोज हो जाते हैं और 4 सेल बन जाते हैं टोटल। सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी लेके आता है, और वेरिएशन से ही क्या होता है, एवोल्यूशन आता है। इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन होता है स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का, है ना, अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये प्रोसेस पैराडॉक्सिकली लीड्स टू रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। अब पैराडॉक्सिकली का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जो गलत लग रही हो पर वो सही होती है, मतलब ये बोल रहा है कि मियोसिस क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस करता है एक्चुअल में, बट हम जानते हैं कि एक्चुअल में वो रिड्यूस करता है बट वो वापस रिस्टोर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट में लिखा कि हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं, कभी मियोसिस नहीं करते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी हैप्लॉइड हैं, कितना ही हैप्लॉइड बन जाएंगे। और अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लास्ट के, इस देख लो एक बार, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए। कॉलचिसिन नेचुरल माइटोटिक पॉइजन होता है, ये इनहिबिट करता है माइटोसिस को बाय इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, है ना, इन मेटाफेज, ठीक है। फिर ये तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के लिए आता है, नंबर ऑफ म्यूटेड डिवीजन रिक्वायर्ड टू मेक एक्स नंबर ऑफ सेल x-1, है
है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिवीजन रिक्वायर्ड टू मेक एक्स नंबर ऑफ सीड ग्रेन या फ्रूट एक्स प्लस एक्स बाय 4, है ना, एक्स प्लस एक्स बाय 4 इंपॉर्टेंट है, याद रखना फॉर्मूला। फिर नंबर ऑफ जनरेशंस ऑफ माइटोसिस फॉर एक्स नंबर ऑफ सेल्स, तो एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, मतलब अगर 64 सेल्स होगा तो मतलब 2 की पावर 6, है ना, तो 6 जनरेशन रिक्वायर्ड होंगी 64 सेल्स बनाने के लिए माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, सो गाइस दिस इज द चैप्टर। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो गाइस लाइक मार देना, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बट चैप्टर पूरा कंप्लीट है गाइस, बस डायग्राम देख लेना मियोसिस वाले के, हालांकि मैं इसके बना के लाऊँ, एनसीईआरटी देती नहीं है इसके डायग्राम। ठीक है, सो गाइस बाय बाय, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।